नमस्कार, जय श्री राम। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब इस वर्ष के अंतिम नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं इन स्टेट्स में और ये क्रूशियल है नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के लिए अब इसलिए कि ये सरकार कितनी दिन चलेगी और इस पर लोगों का विश्वास या नरेंद्र मोदी कितने बड़े-बड़े मेजर स्टेप ले सकेंगे आने वाले 6 महीने के अंदर। ये सब कुछ निर्भर करता है कि इन स्टेट्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। हमारे साथ आदरणीय ओमकार चौधरी सर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ओमकार सर के स्टाइल में बोले तो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन मेरे कंसर्न कुछ और हैं। बीजेपी ने कुछ एक्शन लेना शुरू किया है ऐसा लगता है। जैसे ये खबर है हरियाणा में 3 लाल के सहारे बीजेपी की होगी नहीं अपार। हरियाणा में किरण चौधरी बड़ी नेत्री आई, उनके साथ साथ श्रुति चौधरी भी आ गई और बंसीलाल की ये जो बहू हैं, इसके अलावे जो है कुछ और लोग इनके साथ वापस आए। क्या प्रभाव होगा हरियाणा की राजनीति पर और महाराष्ट्र में बीजेपी किस प्रकार से अपना फोकस शिफ्ट करने वाली, उससे पहले एक बड़ा न्यूज ब्रेक करूं मैं। है तो ये खबर राजस्थान की, लेकिन इसका प्रभाव हरियाणा के चुनाव में बराबर पड़ेगा। भारत के सबसे बड़े साइबर ठग ये जो 12 है, ये 12 के 12 मुसलमान हैं और इनके ये मेवात से इनका रिलेशन है और इनके घरों पर अब बुलडोजर चलने वाला है। ये बहुत बड़ा एक्शन राजस्थान बीजेपी सरकार की तरफ से। फाइनली बीजेपी वो सब धीरे धीरे काम कर रही है जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था, सुधार करना चाहिए था। ओमकार सर, किरण चौधरी जी, श्रुति चौधरी जी बीजेपी में आ गई। हरियाणा की राजनीति को आप दशकों से फॉलो कर रहे हैं। इस नेक टू नेक फाइट, क्योंकि लोकसभा में तो मोदी के नाम पर वोट होना था, फिर भी नेक टू नेक फाइट हो गई। कहां बीजेपी इस वक्त स्टैंड कर रही है और क्या परिस्थितियां लग रही है? देखिए, किरण चौधरी कोई पहली नेता नहीं है, नेत्री नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में आई है कांग्रेस छोड़ करके। इससे पहले तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए थे, उनकी पत्नी हेमलता भी आई थी, उनके बेटे आईएएस की नौकरी छोड़ करके विजेंद्र सिंह वो हिसार से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, जीते भी थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में स्थान भी दिया था, 2-2 पोर्टफोलियो दिए थे, उनको राज्यसभा भेजा था। इनकी पत्नी भी कमल के निशान पर ऊंचाना कला से एमएलए बनी थी। क्या हुआ बाद में? चौधरी वीरेंद्र सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर के, यानी आप एंजॉय करेंगे, आप मंत्री भी बनेंगे, आप राज्यसभा में भी जाएंगे, अपने बेटे को भी लाएंगे, अपनी पत्नी को भी लड़वाएंगे, उनको विधायक भी बनवाएंगे, और जब कोई चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, तीसरा इलेक्शन किसी भी पार्टी के नेता के लिए आसान नहीं होता है जी, तब आप डिच करके भाग जाएंगे। तो ये जो हरियाणा में चल रहा है तमाशा कहूंगा मैं इसको, ये तमाशा बंद होना चाहिए। देखिए, 2014 में वो करिश्मा हुआ था नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हरियाणा में जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी आंधी चल रही थी पूरे देश में और उत्तर भारत में, और जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दूसरे दलों की पिछलगू बन करके रही, और जिसकी पिछलगू बन करके वो चाहे बंसीलाल की पार्टी के साथ उसकी पिछलगू रही हो, सहयोगी रही हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के साथ रही हो, देवीलाल जी के साथ रही हो, किसी के साथ भी रही हो। एक बार वो जनहित कांग्रेस जो भजन लाल ने कांग्रेस से अलग होकर के बनाई थी, उसके साथ भी सहयोगी बनी थी। उसके पल्ले में कुछ नहीं आया था। वो 10-11% वोट शेयर मुश्किल से लेती थी और सर्वाधिक सीटें अगर उस गठबंधन की राजनीति में एक सहायक पार्टी की भूमिका में मिली थी कभी भारतीय जनता पार्टी को, तो वो 17 थी, 16-17 थी, इससे ज्यादा कभी नहीं आई। इंडिपेंडेंटली जब मोदी की आंधी थी तो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने
90 के सदन में 46 सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाई थी, अपना मुख्यमंत्री आया था जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर भरोसा करना बंद कर देती है और दूसरे दलों से आयातित नेताओं को भर्ती करना शुरू कर देती है और फिर तरह तरह की खबरें प्लांट होनी शुरू होती हैं कि साहब अहीरवाल इलाके में जो है किरण चौधरी के आने से पता नहीं क्या क्रांति आ जाएगी। मैं ये कहता हूं कि किरण चौधरी ने पार्टी क्यों छोड़ी है अपनी, जिस पार्टी में वो चार दशक से थी। इनके जो ससुर थे चौधरी बंसीलाल हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। एक जमाने में संजय गांधी और इंदिरा गांधी के बड़े नाक के बाल हुआ करते थे। उन चौधरी बंसीलाल की जो भी राजनीति रही है, जो भी उनका जनाधार रहा है, उनके बेटे और किरण चौधरी के पति सुरेंद्र सिंह का जो भी जनाधार रहा है, वो सारे का सारा तो वो भारतीय जनता पार्टी में लेकर के नहीं आ सकती है। उनका अपना जनाधार छीज रहा था और वो कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इन पर, शैलजा पर और रणदीप चौटाला पर, रणदीप सुरजेवाला पर, सब पर भारी पड़ रहे थे। इसलिए इनको इस बार भिवानी और महेंद्रगढ़ वाली जो लोकसभा सीट है, इनके लाख कोशिश करने के बावजूद इनकी बेटी को वहां से टिकट नहीं मिला था। और वहां राव दान सिंह जो इनके विरोध ही रहे हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। तो ये इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आ रही है। एक गलती तो भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि इनको भर्ती कर रही है। दूसरी गलती ये कर रही है, जो मुझे सुनने में आ रहा है, कि इनको राज्यसभा में भेजेगी। अरे बाप रे बाप। अरे भाई, क्यों राज्यसभा में भेजेंगे आप? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए? और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग मर खप रहे हैं इतने सालों से, उनको आप राज्यसभा में क्यों नहीं भेज रहे हो? यही गलती महाराष्ट्र में की थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, उनको लेकर के आए और सीधे राज्यसभा में भेज दिया उनको। नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 60,000 मतों से हारा है। जिस नांदेड़ से अशोक चौहान आते हैं, क्या फायदा हुआ आपको उनको राज्यसभा की सीट देने का और उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का? तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना पड़ेगा। और ये जो आयातित करके लाए जाने वाले नेता हैं, इनको सिर पर बैठा करके नाचना बंद करना होगा। इसके पार्टी को नुकसान ज्यादा हो रहे हैं और फायदे कम हो रहे हैं। ये जो बीजेपी का नया नाम बीजेपी के कैडर ने बोलना शुरू किया है ग्राउंड पर कि बीजेपी का नया नाम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। कोई भी बाहर से आता है और हम इतना परिश्रम करके भी पता चलता है कि हमारा टिकट किसी और को दे दिया गया। ये जो रोष है कैडर में, क्या प्रॉब्लम सर आपके हिसाब से ये नई प्रॉब्लम आ गई है? पहले तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो अपनी कार्यकर्ताओं की सुनती थी, उसके हिसाब से एक्शन लेती थी। ये टॉप लेवल पर बात क्यों नहीं पहुंच रही है कैडर की? महाराष्ट्र में भी आप सीखना नहीं चाहते हैं, हरियाणा में भी नहीं सीखना चाहते, और चुनाव मात्र 4 महीने बाद तो चुनाव है। दिल्ली, मुझे नहीं लगता कि जो परिस्थितियां हैं, आपने ठीक है साथ की साथ सीटें जीती हैं, चाहे पानी रहे न रहे, बिजली रहे न रहे, आप एक्शन तो लेते हैं, लेकिन आपका खुद का केंद्रीय नेतृत्व, अभी तक आप देखिए, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है और चुनाव मात्र 4 महीने बाकी हैं। क्या प्रॉब्लम क्या लग रहा है बीजेपी में? नहीं, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उसका छीज रहा है, डिग रहा है। क्यों डिग रहा है मेरी समझे आता नहीं है। देखिए, जहां पर आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं या जहां आपका संगठन उतना मजबूत नहीं रहा है, वहां दूसरे दलों से आप लोगों को लाएं, अलग अलग पॉकेट के, अलग अलग वर्गों के, अलग अलग जातीय समूह के लोगों को ला करके और अपना पैर जमाने की कोशिश करें, अपना संगठन बनाने की कोशिश करें और धीरे धीरे चुनाव के अनुभव लेकर के दूसरे तीसरे चुनाव तक जाकर के आप एक बेहतर परफॉर्मेंस में आए, समझ में आता है। लेकिन जहां आपका अब संगठन भी बन गया है, जहां आपकी सरकारें भी रही हैं, वहां पर आप इस तरह की चीजें करें तो ये समझ से बाहर वाली बातें हैं। और चलिए, किरण चौधरी को आप ले भी रहे हैं, मुझे उस पर भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं
कि साहब उनको राज्यसभा की सीट दी जा रही है, क्यों दी जा रही है भाई? हाँ, उनका क्या आप कंट्रीब्यूशन है बीजेपी के लिए? आप विधानसभा चुनाव में स्वयं को प्रूव कीजिए, अपने अपने कैडर के सहारे, बीजेपी का फोकस रखिए, बीजेपी के कैडर के सहारे आप प्रूव कीजिए विधानसभा चुनाव में, फिर उसके बाद आपको मंत्रालय मिले, कोई लॉजिक भी बनता है। सर थोड़ा मैंने शाम को एक प्रोग्राम किया था, मैंने एक सवाल खड़ा किया था। जी, मैंने कहा भाई, जो बरसों से खप रहे हैं आपकी पार्टी के लिए, जिन्होंने मेहनत की है, और ऐसे जाट और भी तो है, कैप्टन अभिमन्यु है, कैप्टन हाँ, अभिमन्यु को आप राज्यसभा भेज दीजिए, उनको प्रमोट करिए। तो उनको उनको आप नहीं भेजेंगे, आप किरण चौधरी को भेजेंगे। इसी लॉजिक भी तरीके समझ से में। महाराष्ट्र में भी आपके बहुत सारे कार्यकर्ता हो सकते हैं जिनको आप राज्यसभा में भेज सकते थे। आपने अशोक चौहान को भेज दिया, नांदेड़ में देख लिया आपने क्या हुआ, 60,000 से हारी है बीजेपी वहां पर। तो ये इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं? और जिन चौधरी वीरेंद्र सिंह को आपने ये मान करके कि छोटू राम के नाती हैं, बड़ा पता नहीं क्या क्रांति कर देंगे, सारे जाटों को जोड़ देंगे बीजेपी के साथ में। भैया, जितने जाटों को वोट देना है बीजेपी को वो देंगे, और जिनको नहीं देना है वो नहीं देंगे। जो चौटाला की पार्टी से जुड़े हैं, जो दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला की पार्टी से जुड़े हैं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हैं, वो उनके साथ ही रहेंगे, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ठीक तो बात ये है। इस गलतफहमी में ना रहें कि साहब आप आयातित नेताओं के बलबूते पर जो है वहां जाटों के वोट ले लेंगे। अभी आप यहाँ आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लो ना, जयंत चौधरी को आप लेकर के आए थे। जयंत चौधरी की अपनी दोनों सीटें तो निकल गई, बिजनौर की और बागपत की, लेकिन क्या हुआ? कैराना सीट हार गए, मुजफ्फरनगर की हार मुजफ्फरनगर गए। हारे, सहारनपुर भी तो हारे। जो मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का कोई मतलब सिक्का नहीं चल पाया, कैराना में भी नहीं चल पाया। कैराना में भी जाटों ने जो है वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को दिए, और मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरिंदर मलिक को जिता दिया। तो भैया, आप जब जयंत नहीं थे तब तो आप जीत रहे थे वो सीटें, और जब जयंत आ गए तो वो सीटें आप हार गए। तो भैया सोचो, समझो कि हो क्या रहा है। यही चीज जो महाराष्ट्र में अब तो आंखें भी दिखाने लगे हैं अजीत पवार को लाने का फैसला, हम लोगों ने दबी जबान में या अपने फोन कॉल पे हम लोग कितना कहते थे कि ये गलत हो रहा है। अजीत पवार के साथ जो ये छगन भुजबल जैसे लोग हैं, इनका क्या भरोसा करना है, और ये राजनीतिक रूप से अभिशाप है, आप क्यों इनको साथ लेके आ रहे हैं? और वो दिखा सर, कहीं भी एनसीपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र की समस्या एकदम मुंह बाय खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस ने कम से कम ये भी बोला कि चलो मैं इस्तीफा देकर के ग्राउंड पर काम करके सुधार का प्रयास करता हूं, तो आपको वो भी नहीं करने देना है, क्योंकि कहीं ये ना राइज हो जाए कि एक कैपेबल आदमी है जो अपने रणनीति के हिसाब से चुनाव को बदल सकता है, तो आपको वो भी नहीं करने देना है। महाराष्ट्र में क्या दिख रहा है सर? क्या ये डन एंड डस्टेड बैटल हो गया है बीजेपी के लिए? ऑलमोस्ट अब हार तय है महाराष्ट्र की। देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं वहां पर, और अभी भी ब्लंडर्स हो रहे हैं। एक गलती तो ये हुई है कि अजित पवार को लिया गया, प्रफुल्ल पटेल को लिया गया, छगन भुजबल को लिया गया। तीनों पर ही केस थे, तीनों ही बदनाम थे, तीनों के ही खिलाफ इनके आने से पहले खुद देवेंद्र फडणवीस से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहां के चुनाव प्रचार में इन पर अटैक करते रहे हैं। जब आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी के टूटे हुए धड़े को लिया था, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 18 में से 13 एमपी, वहां तक तो ठीक था, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा के नतीजे आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली थी, 167 सीटें मिली थी। और उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी 48 में से 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा था गठबंधन। चलिए, वहां तक तो ठीक था कि भाई देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक दिया, उद्धव ठाकरे ने डिच किया, पीठ में छुरा घोंपा, न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि उस जनादेश के भी जो महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। और बाद में कांग्रेस और एनसीपी जो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी, उनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। तो उनको शिक्षा देना, उनको सबक देना, उनको सीख देना, वो तो ठीक था कि उनकी पार्टी टूट करके आ रही है तो ठीक है भाई, उनको ले लीजिए। और मराठाओं के वोट
हासिल करने के लिए आप एकनाथ शिंदे को आगे ले आए और साथ में आपने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दिया और देवेंद्र फडणवीस अनिच्छा से उप मुख्यमंत्री बन गए। वहां तक ठीक था, वहां तक कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा था। ये टिट फॉर टैट की राजनीति थी कि उद्धव ठाकरे ने अगर गलत किया है बीजेपी के साथ तो उनके साथ बीजेपी ने गलत कर दिया, वो मामला स्कोर बराबर हो गया था। लेकिन शरद पवार की पार्टी का टूटना और अजित पवार जैसी बदनाम हस्ती को साथ में लेना और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देना, छगन भुजबल को कैबिनेट स्तर का मंत्री बना देना, प्रफुल्ल पटेल आए उनका भी स्वागत कर देना, ये घातक साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और हम तो उस समय भी कह रहे थे जब लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे कि भाई महाराष्ट्र के बारे में आप 100% ये नहीं कह सकते कि सब ठीक ही ठीक है। और केवल महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र ने भी, पश्चिम बंगाल ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी, हरियाणा ने भी, राजस्थान ने भी, इन 5 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। और ये 5 ही राज्यों में जो घटनाएं हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सीख की तरह है कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कई बार कितना घातक होता है। और कई बार जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता हैं, उन पर अविश्वास और दूसरे दलों से आयातित लोगों जैसे कृपा शंकर सिंह को आप महाराष्ट्र से लेकर के आए और यहां ला करके आपने टिकट दे दिया। याद है मैंने जयपुर डायलॉग्स पे बोला था जौनपुर हारेंगे, तो आप लोग कह रहे थे नहीं नहीं जौनपुर नहीं हारेंगे अभिषेक, जौनपुर जीत जाएंगे लास्ट में। लेकिन वो नाराजगी कृपा शंकर वाली जब हम लोग गए थे तो महसूस हो गई थी। फिर लगा बीजेपी ने धनंजय सिंह के बहाने कुछ डेंट भरने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं भरा सर लास्ट में। और कृपा शंकर के साथ तो जुड़ा हुआ है, दाऊद के साथ भी, दाऊद के बाद भी। इतना बुरा छवि के बावजूद पता नहीं कौन टिकट दिलवा रहा है, क्या उसके पीछे का थॉट प्रोसेस है। अभी अगर सर हरियाणा को देखो ना, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी, एक उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी लड़ी थी कुरुक्षेत्र में। 9 में से कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। 5 सीटें जीत, और 5 सीटें जीतने का मतलब समझते हैं आप, एक खतरनाक संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 5 सीटें जीतने का मतलब ये, और 5 सीटें कौन कौन से जीती हैं? एक बिल्कुल ऊपर पंजाब से लगी हुई और राजस्थान से लगी हुई सिरसा, फिर हिसार, उसके बाद आप जीत रहे हैं रोहतक, फिर सोनीपत जीत रहे हैं आप। ये सारी सीटें ऐसी हैं जो एक सिरे से शुरू होता है हरियाणा और नीचे तक आता है। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अंबाला जो बिल्कुल उधर यूपी और चंडीगढ़ से लगा हुआ, पंजाब से लगा हुआ इलाका है। 2 सीटें स्पेशली मुझे चौंकाई थी, सोनीपत और अंबाला, क्योंकि इनका मार्जिन भी बहुत ज्यादा था सर। ये जो चेंज एक नजर आ रहा है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि अगर बीजेपी हरियाणा और ये हारती है, झारखंड जीतती है, और दिल्ली, जहां तक मेरे पास अभी भी अपडेट है कि दिल्ली में विधानसभा में बीजेपी स्ट्रगल ही करने जा रही है, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो। आम आदमी पार्टी को वोट करने वाला जो वोटर है, चाहे वो वहां के सिख हो, मुस्लिम हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन मुद्दों से। तो इन मुद्दों पर तो वोट होने से रहा। अब अगर ये सारी चीजें होती हमारे सामने, तो क्या होगा सर भाजपा का भविष्य लोकसभा के भी संदर्भ में, और कितना बड़ा झटका होगा सर ये? देखिए, लोकसभा के संदर्भ में तो मुझे कोई रत्ती भर भी शक शुबा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तीसरी सरकार बनी है इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है। नहीं, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं। डिसीजन मेकिंग के मामले में भी अभी अगर नरेंद्र मोदी थोड़ा सा चुप हैं, कुछ जब्त किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे आक्रामक फैसले नहीं लेंगे या मजबूत फैसले नहीं लेंगे। वो ऑलरेडी मतदाताओं से ये एक तरीके से संकल्प ले चुके हैं, उनको वादा कर चुके हैं कि जो शुरुआती 6 महीने हैं इसी में बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल आप देखेंगे। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जितनी हमने वर्किंग देखी है पिछले 10 साल में एज प्रधानमंत्री और 13.5 साल एज चीफ मिनिस्टर गुजरात के, वो जो कहते हैं वो करते हैं और वो होते हुए दिखाई भी देगा। ये जो आक्रामकता हमें दिखाई दे रही है ना इस समय
कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कुछ नेताओं की जो गलत बयानी, 1/3 प्रधानमंत्री बताने की निर्लजता, ये सारी धरी रह जाएगी जब एक के बाद एक फैसले होने शुरू होंगे और जब गिरफ्तारियां वगैरह भी शुरू होंगी, उसके बाद ये सारी आक्रामकता घुस जाएगी, मेरा ये मानना है। ठीक। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक हरियाणा का और महाराष्ट्र का प्रश्न है, मुझे लगता है कि और जो इतिहास भी है, हरियाणा में अभी तक 2 बार सरकार मैक्सिमम रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। उसके बाद जो रोटी बदलने वाला एक सिलसिला होता है वो होता ही है। और केवल एक बार भूपेंद्र हुड्डा रहे हैं, 2009 में दोबारा से वो मुख्यमंत्री बने थे, और जी। एक बार मनोहर लाल खट्टर जो 2014 में और फिर 2019 में बने, वरना इससे पहले कोई भी निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बना और सरकार नहीं बनी। तो हरियाणा तो लूज करना ही करना है, ये तय है। हाँ, वो कितना सम्मानजनक हार होगी ये इनकी रणनीति के ऊपर डिपेंड करेगा, आगे किस तरह के टिकट बंटते हैं और किस तरह की कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी वहां पर तैयार होती है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। महाराष्ट्र का जहां तक प्रश्न है, महाराष्ट्र के लिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सीख इन्होंने ली है। एक तो अशोक चौहान को राज्यसभा में भेज दिया, अब हारने के बावजूद महाराष्ट्र में अजीत पवार की पत्नी को भी आप राज्यसभा भेज रहे हो, तो भाई आपके अपने वर्कर का क्या होगा, आपके अपने वर्कर का मनोबल का क्या होगा, और आपकी अपनी पार्टी की जो संभावनाएं बन सकती हैं उसका क्या होगा। मेरा आज भी मानना है कि जब शिवसेना टूटी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को लालच में नहीं पड़ना चाहिए था। और वो अगर विपक्ष की ही राजनीति करती तो आज जब विधानसभा चुनाव होते तो वो इंडिपेंडेंटली अपने दम पर सरकार बनाती महाराष्ट्र, और लोकसभा में भी ये रिजल्ट नहीं आता, लोकसभा में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है। एक प्रश्न अब जो कि दिल्ली को लेकर के भी हो रहा है कि पानी और जल की समस्याएं हैं, सब कुछ है, और सब कुछ कहने के बाद भी आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ करके आगे निकल गई है। दिल्ली को आप कैसे देखते हैं सर? दिल्ली भी तो इसी साल है। हाँ, जनवरी 2025 में है। दिल्ली कठिन है विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा समय है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि सबसे एक सुखद परिणाम आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर कोई ढंग का चेहरा वहां पर आप सामने लेकर के आते हैं तो, और वो ढंग का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी को तलाश करना पड़ेगा और सामने ला करके अभी से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। क्या नुपुर शर्मा पे दाव मिलेगी? नुपुर शर्मा ने दिल्ली में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कितना काम किया है, उनका कितना उस तरीके से अनुभव है। सेंटिमेंटल वैल्यू है ना सर। क्या है कि नुपुर शर्मा के साथ इस वक्त देश जुड़ा हुआ है और आपको सेंटिमेंटल वैल्यू पे ही तो काम करना है ना, क्योंकि इस वक्त आपके पास वैसे भी कौन सा दिल्ली में ऐसा पका पकाया चेहरा है जिसे आप लॉन्च कर देंगे। एक कपिल मिश्रा थे तो उनको तो आपने सेंटिंग पोस्ट पे डाल दिया, अब तो उनसे आप ऑफिस का काम करा रहे हैं जो ग्राउंड वर्क किया करते थे। अब रही बात खुराना साहब से लेकर के बाकी लोग, तो वो तो है नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर पर्दा पड़ा रहे तो जरा बेहतर रहता है अभिषेक जी। चलिए ठीक है। हम लोकसभा चुनाव में भी ये बात कर रहे थे कि शायद नुपुर शर्मा को कहीं से टिकट दिया जाएगा और उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, नहीं लड़ाया गया। इसी तरीके से दिल्ली में भी वो एक चेहरे के तौर पर सामने लाएं तो मुझे भी यकीन है आपकी तरह कि एक बेहतर फाइट और एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है, जो फैसला लेने वाले लोग हैं, वो इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि इंटरनेशनली जो एक प्रेशर बना था जब ये सारा जुबेर ने और दूसरे लोगों ने वो पंगा किया था और तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी, तो वो प्रेशर क्या ये लोग झेल पाएंगे या झेलने की स्थिति में है?
और उस समय क्या बयान आए थे, उस समय एस जयशंकर के भी या दूसरे लोगों के भी, किस तरह के एलिमेंट बताए थे कि बीजेपी में ऐसे एलिमेंट हैं, और फिर नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। तो आप अगर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं तो फिर इस तरह के झटके आपको लगेंगे और बार बार लगेंगे। आपको अगर दृढ़ता नहीं दिखानी है तब आप इस तरह के घातक नतीजे और नुकसान झेलने के लिए भी तैयार रहिए। दर्शकों से मैं प्रश्न लूंगा अभी बस 1 मिनट में, लेकिन उससे पहले एक क्लोजिंग रिमार्क दे दूं। जदयू के एक नेता हैं सीतामढ़ी से, देवेश चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने कमाल का बयान दिया जो आज तक बीजेपी के किसी नेता की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अगर उनसे काम कराने के लिए मुसलमान और यादव आते हैं सीतामढ़ी में तो उनको बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन उनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि वोट आपने राजद को दिया है। अपना कैडर जिसको वोट किया है, जिन्होंने उनको वोट किया है, सिर्फ उसका वो काम करेंगे। पता नहीं बीजेपी ये हिम्मत बीजेपी के कोई नेता कर पाएंगे कि नहीं। विशाल पटेल जी कह रहे हैं, भाई सॉरी टू से स्टिल बीजेपी डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, व्हाई बीजेपी कांट ट्रस्टिंग देयर ओन मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम अदर पार्टी। इसी बात की तो चर्चा सर भी कर रहे थे। ये विश्वास क्यों नहीं आ पा रहा है सर अपने ही कार्यकर्ता पे? सर ये बहुत बड़ी गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ये भारतीय जनता पार्टी को आगे नहीं लेकर के जाएगी। ये जो गलती हो रही है ये पीछे धकेलेगी। Herald of Chokes. Given that Amit Shah is still Home Minister, zero hope from this BJP and any improvement, कुछ नहीं हो सकता. Any BJP worker in Bengal should leave. It will become a part of Bangladesh before 2047. It's over. इस प्रकार से 2047 तो बहुत दूर है। जो वहां से खबरें आ रही हैं और जो खुफिया तंत्र से जुड़े हुए अधिकारी हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनमें से कोई एक हैं जो कभी कभी मेरे संपर्क में आते हैं। उनका कहना ये है कि जो कुछ हुआ है पहले विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में, इसके बाद वहां नंगा नाच होगा। और ये नंगा नाच हम अगले 2-3 साल के भीतर ही देखेंगे, 2029 से पहले ही देखेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने और केंद्र सरकार ने वहां कड़े स्टेप नहीं उठाए तो पश्चिम बंगाल जो है वो हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। वो तो दिख भी रहा है, लेकिन ये लोग तो कमेटी और जांच कमेटी भेज रहे हैं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, देखना है कि क्या उखाड़ लेते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी अभी 130 सीट पे है और 40 सीट पे 1000 से पीछे है। जीतेंगे, ठोकर लगी है, मगर ठीक से लड़ो। क्या वास्तव में कोई होप है? शुभम पाटिल जो कह रहे हैं, सर पहली बात जो देवेंद्र वर्सेस शाह करने वालों के लिए है, यहां देवेंद्र के बिना कोई डिसीजन नहीं होता। ये फिजूल बातें, सही वजह से आकलन हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस वर्सेस ये जो यूं ही हो रहा है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। विनेश प्रभु, बीजेपी अगेन importing leaders, entire cadre is grounded. We can only pray for BJP. All paralysis center ministers, no one from organization highly centralized. Only building infra won't help. True. संदीप पाटिल जी, आपका प्रश्न को मैं ले रहा हूं। एंड चूंकि आपने 3 प्रश्न पूछे, सॉरी, महाराष्ट्र में टूट ना होती तो बीजेपी 10 भी नहीं ले पाती। सारे बाई इलेक्शन देखिए। कैसे देखते हैं सर, महाराष्ट्र में क्या हो सकता है? नहीं, मेरा एकदम डिफरेंट सोचना है। ये ठीक है, सरकार आपने बना ली, पावर आपके हाथ में आ गई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए देवेंद्र फडणवीस, और अमित शाह के भी दौरे हो गए, प्रधानमंत्री के भी हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या बताते हैं? 29 सीटें जीती हैं इंडी अलायंस ने, बिल्कुल 48 में से। तो ये बताता है कि आपसे बहुत बड़ी चूकें हुई हैं। बिल्कुल। टिकटों के बंटवारे में भी, रणनीति तैयार करने में भी, और जो शरद पवार को ये बताया जा रहा था कि बारामती भी हारेंगे, वो शरद पवार जो पिछली बार 2019 में
केवल 4 सीटें जीत पाए थे लोकसभा की, वो 8 पर पहुंच गए। जो कांग्रेस केवल एक चंद्रपुर की सीट जीत पाई थी, वो 13 सीटों पर पहुंच गई। जो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें जीती 25 लड़ करके, वो 9 पर अटक करके रह गई। तो ये बताती हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं वहां पर, और इन गलतियों के चलते जो है इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। जी। दूसरी बात, पवार साहब से मिलीभगत जरूर साबित होगी, विधानसभा में एक हो जाएंगे और सुप्रिया सुरेश मुख्यमंत्री बनने का ट्राई करेंगे। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। लगातार जो एक ट्रस्ट नहीं है लोगों का अजीत पवार पे, वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। मैं बार बार महाराष्ट्र के से मुझे फोन कॉल आते हैं और महाराष्ट्र से लोग कहते हैं सर हमको अजीत पवार के लोगों पे ही भरोसा नहीं है। वही अगर शरद पवार के साथ पलट गया और 2020 रिपीट हो गया, 19 रिपीट हो गया, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे बीजेपी, अजीत पवार और शिंदे गुट को बहुमत मिल भी जाता है, लेकिन अजीत पवार के वो 20-22 अगर या 15-20 विधायक उधर चले जाएं तो उनकी सरकार बन जाएगी, इधर रहेंगे तो इधर, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी। धवाल जी कह रहे सर मैंने आरएसएस की तरफ से 2019 में इलेक्शन कैंपेन किया प्रयागराज के फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में, बीजेपी वाला कोई वर्कर आता ही नहीं, बिना आरएसएस के इनका काम चलता नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र हाथ से गया। नहीं वही हम जिक्र कर रहे हैं, वही हम चर्चा कर रहे हैं। 29 छोड़िए, टूट ना होती तो 40 होती है। ये ठीक है आपको लगता है, लेकिन मुझे एक चीज जरूर लगता है कि आपका ओन कैडर जिस प्रकार से हताश हो रहा है उसका आप क्या करेंगे। वैसे महाराष्ट्र में जो मेरा एक्सपीरियंस है विजिट करने का, जो आप कह रहे हैं टूट वाली, अजीत पवार के ऊपर इस वक्त बीजेपी का इंटरेस्ट नहीं है। आप राज ठाकरे को लेके आए, मराठाओं का वोट चाहिए, आप उनको ग्रूम कीजिए ना, उसमें पोटेंशियल है, वो क्राउड खड़ा कर सकता है, उसमें तेवर है। अगर आप ग्रूम करेंगे, देखिए किसी को टाइम दीजिए, लेके आए तो ग्रूम करेंगे तो मुझे लगता है एक एसेट साबित हो सकते हैं। चलिए इस नोट पे आज के संस्करण को समाप्त करेंगे। दर्शकों से निवेदन है सब्सक्राइब द अभिषेक तिवारी शो, क्योंकि इन दिनों थोड़े मुश्किल चल रहे हैं, येलो डॉलर भी बीच बीच में हो जाता है। और ओमकार चौधरी सर को तो आप लोग ओशियन नेटवर्क पर सुनते ही हैं, सब्सक्राइब करते ही हैं, तो उनको भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओमकार सर शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।